नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान से काम मतलब नॉलेज दैट कैन प्रोवाइड जॉब्स। हमारी ये सीरीज चल रही है बच्चों, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक्स के बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको ना कोई एनसीईआरटी बुक परचेज करनी पड़े और ना ही कोई बुक आपको कभी पढ़नी पड़े। एक बुक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आपको 5-5, 6-6 या 10-10 मिनट के हर एक चैप्टर के वीडियोस मिल जाएं तो बड़ा आसान हो जाता है। और जब चाहे जहां चाहे आप घूम रहे हो, यूट्यूब पे अगर वीडियो है तो आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 6th का लास्ट चैप्टर है, यानी अंतिम पार्ट है ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी बुक का, जिसका टॉपिक है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव। होने को ये क्लास 6th की एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है, लेकिन यहां से भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रंट पेज क्या है इस चैप्टर का। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें सबसे पहले ही आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा जिसको हम कहते हैं वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम हिंदी में, और मौसम आप सभी लोग समझते हैं कि कभी धूप है, कभी छाया है, कभी बादल हैं, कभी तेज हवा चल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूल उड़ रही है। यानी कुछ ही समय में 1-2 घंटे में या 3-4-5 घंटे में दिन में 2-3 बार जो आपके एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको हम कहते हैं बच्चों वेदर, मौसम। इसके अलावा यहां पर कुछ बातें और भी दी गई हैं कि इंडिया में सीजन्स होती हैं, ऋतुएं होती हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी। ऐसा क्यों? तो इसका एक छोटा सा कारण बता रखा है कि जो विंटर सीजन होती है, शीत ऋतु, उस समय क्या होता है, जो सन की लाइट होती है यानी सूर्य का प्रकाश होता है, वो इंडिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, वहां पर सीधे तौर पर ज्यादा नहीं आती, वर्टिकल नहीं आती, बल्कि थोड़ी सी एंगल के साथ आती हैं, कोण के साथ सूर्य की किरणें आती हैं, इसलिए सर्दियां हो जाती हैं। और थोड़ी सी बात की गई है कि जो सन रेज होती हैं वो समर सीजन में यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर सीधी आती हैं, धूप ज्यादा मिलती है, ज्यादा लंबा दिन होता है, इसलिए समर सीजन ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। ठीक है, तो 2 ऋतुएं होती हैं और उनका टाइम क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है ठंडा मौसम यानी सर्दी, विंटर्स होती हैं दिसंबर से फरवरी तक अच्छी खासी, और मार्च से मई तक गर्मी होती है, और जून से सितंबर तक भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून यानी साउथ वेस्ट मॉनसून की हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बारिश होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून का मतलब होता है जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आती हैं भारत के ऊपर, उनकी वजह से इंडिया में ज्यादातर रेन होती है, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मॉनसून के नाम से जानते हैं। वैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, वो बेसिकली ट्रेड विंड्स की वजह से बनता है, यानी जो व्यापारिक पवन होती हैं उनकी वजह से। लेकिन ऐसी हवाएं क्यों महासागर से जमीन की तरफ आती हैं, उसका कारण होता है लैंड सरफेस का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, यानी जो जमीन है, जो स्थल धरातल है भारत का, वो बहुत ज्यादा समर सीजन में मार्च, अप्रैल, मई, जून में गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहां लो एयर प्रेशर बन जाता है, निम्न वायुदाब। और जो महासागर होते हैं उनके ऊपर इतना प्रभाव उसका नहीं पड़ता है, तो वहां पर हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब, जिसकी वजह से महासागरों के ऊपर से लैंड सरफेस की तरफ हवाएं चलना शुरू करती हैं। और जितनी हवाएं महासागर से, पवन, विंड जिसे हम कहते हैं, महासागर से स्थल की तरफ आएंगी, जमीन की तरफ आएंगी, तो उनके पास मॉइस्चर बहुत सारा होता है, ह्यूमिडिटी खूब सारी होती है, और जहां जहां वो विंड्स पहुंचती हैं बारिश करती हैं। तो साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से इंडिया में खूब सारी बारिश होती है। इंडिया के अंदर जो विंड्स चलती हैं वो बच्चों 6 महीने चलती हैं साउथ वेस्ट की तरफ से, सॉरी इसका डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे होगा, साउथ वेस्ट की तरफ से, और बाकी 6 महीने चलती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। जिस भी एरिया में ऐसी विंड्स चलती हैं, यानी 6 महीने एक दिशा से और 6 महीने दूसरी दिशा से, उस एरिया को, उस जगह को, उस क्षेत्र को हम कहते हैं कि वहां मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। बेसिकली वहां मॉनसून टाइप की विंड्स हैं, ऐसी विंड्स जो सीजन चेंज होने पर अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेती हैं, अपनी दिशा को बिल्कुल विपरीत कर लेती हैं, उनको हम मॉनसून टाइप की विंड्स कहते हैं। तो इसीलिए आप जगह जगह आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ने को मिलता है कि भारत में मॉनसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि मॉनसून प्रकार की पवन चलती है यहां पर। ठीक है, इसके लिए अलावा यहां पर रिट्रीट ऑफ मॉनसून की भी चर्चा की गई है कि जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, बहुत सारे बारिश करता है इंडिया के अंदर, लेकिन विंटर सीजन में, शीतकाल के अंदर, मॉनसून के लौटने का टाइम यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवाएं चलने लग जाती हैं, और उस समय हिंदुस्तान में बाकी सब जगह तो बारिश नहीं होती, लेकिन जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है वहां पर विंटर सीजन में रेन होती है, क्योंकि इंडिया का जो बेसिकली शेप कहें, आकृति कहें भारत की, वो कुछ इस प्रकार की है,
ऐसे। तो जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवाएं चलती हैं उत्तर पूर्व की तरफ से, जिसको रिट्रीट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का वापस लौटना भी कहते हैं, उस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर से निकलने वाली हवाएं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर एंट्री करती हैं और यहां नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियों से टकराकर यहां पर रेन करती हैं साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और यह भी बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है कि तमिलनाडु के अंदर कौन से सीजन में या कौन से मॉनसून से वर्षा होती है, तो आप कह सकते हैं वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से होती है जो विंटर सीजन में होता है। अब एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट या जलवायु। अब क्लाइमेट क्या चीज होती है? 30, 35 या 40 ईयर्स तक किसी एरिया में जो वेदर का एवरेज रहता है एनुअली, उसको कहते हैं क्लाइमेट। मतलब 30-35 वर्षों तक किसी क्षेत्र में किस प्रकार का वार्षिक मौसम रहा। जैसे भारत के लिए अगर हम कहें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में सर्दी रहती है, लगभग हर वर्ष ऐसा ही रहता है। फिर अप्रैल, मई, जून के अंदर बहुत गर्मी होती है, समर सीजन होता है, धूप होती है, लगभग हर एक वर्ष ऐसा ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि हम देखते हैं कि 31 जून या 1 जुलाई आ रही है या फिर 31 मई और 31 जिसे कहते हैं 1 जून आ रही है और उस दिन बर्फबारी हो रही है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसा तो नहीं होता। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है उसमें बारिश होती है। लगभग हर वर्ष ऐसा ही होता है इंडिया में। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है, जो जलवायु है वो ऐसी है। तो जलवायु क्या होता है? एक लंबे टाइम का एवरेज होता है वेदर का, यानी मौसम का 30-35 वर्षों का औसत, वो भी वार्षिक। हर वर्ष कैसा पैटर्न रहता है, उसका प्रतिरूप कैसा रहता है। तो मौसम और जलवायु दो चीजें। इसके अलावा यहां आगे बात की गई है नेचुरल वेजिटेशन की, यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो। प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं बच्चों जो बिना ह्यूमन के इन्फ्लुएंस के जो ट्रीज ग्रो करते हैं और जो पेड़ पौधे बड़े होते हैं, वो जैसे जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी ट्रीज होते हैं या फिर बुशेस, झाड़ियां वगैरह होती हैं या और पौधे होते हैं, उनको हम तो सींचने जाते नहीं हैं, हम तो पानी डालने जाते नहीं हैं। हम तो अपने गार्डन में, घर के आसपास, खेत में, खलिहान में जो पेड़ हैं उनको पानी दे सकते हैं। लेकिन बहुत घने और लंबे चौड़े जंगल होते हैं, उनमें तो हम कभी पानी डालने नहीं जाते। तो अपने आप जो ग्रो करते हैं पेड़ पौधे, उनको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। अब देखो, प्राकृतिक वनस्पति जो होती है अलग अलग एरिया में अलग अलग मिलती है। जैसे हम डेजर्ट के अंदर राजस्थान में जाएं तो बहुत छोटे पत्ते वाली वनस्पति मिलती है, जिसकी लीव्स बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि पानी की कमी है और बड़ा पत्ता होगा तो वो बहुत ज्यादा वाटर को इवेपराइज्ड करेगा और जिससे कि पेड़ खत्म हो सकता है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, पानी है ही नहीं। और बड़ा पत्ता होगा तो ज्यादा पानी उड़ाएगा, इवेपराइज्ड करेगा। लेकिन जहां ज्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है हर वर्ष, तो वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, सदा हरित वन। वो उनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो कहां होंगे? जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। आप बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ों पे चले जाएंगे तो आपको कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी शंक्वाकार वन, क्योंकि वहां पर 4-5 महीने ऐसे होते हैं जब बर्फबारी होती है। तो कोई भी ट्री जो होता है, पेड़, अगर वो अकड़ के रहेगा ऐसे फैला हुआ और उस पर बहुत सारी बर्फ गिर जाएगी तो टूट सकता है, उसकी ब्रांचेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इसलिए वो जैसे क्रिसमस ट्री आपने देखा है, उस टाइप के ट्रीज मिलेंगे आपको जहां पे स्नोफॉल होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर है या साउथ सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार, या पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश है, राजस्थान का पूर्वी भाग है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। यहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, यानी पतझड़ वन, यानी जो एक सीजन आता है जिसमें उसके पूरे के पूरे पत्ते ही गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, तो मॉनसूनी जलवायु में पूरे साल भर वर्षा नहीं होती, बल्कि कुछ समय तक वर्षा होती है और उसके बाद में सूखा टाइम चलता है। तो पेड़ अपना पानी बचाने के लिए बड़े पत्ते हो या छोटे पत्ते हो, अपने पत्तों को गिरा देता है। ठीक है, अब बेसिकली मैंने यहां पर यही बता रहा था कि जो फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के, यानी कौन कौन से कारक होते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो देखो, एक तो होती है लोकेशन यानी स्थिति, मतलब वो कहां पर है। जैसे इक्वेटर के आसपास है, या जैसे नॉर्थ इंडिया में है, साइबेरिया रशिया में है, यूरोप में है, या फिर अफ्रीका में है। लोकेशन यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों तक कौन से क्षेत्र में कहां पर वो पेड़ है, उस पर डिपेंड करेगा वो किस प्रकार का होगा। इसके अलावा अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ऊंचे पहाड़ों पर अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे और मैदानों में अलग टाइप के। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, इसलिए पेड़ों और पौधों और वनस्पति, जो प्राकृतिक वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन, उसके टाइप्स बदलते चले जाते हैं। एक चीज होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी,
समुद्र से दूरी भी वनस्पति का प्रकार बदलती है, क्योंकि समुद्र का प्रभाव बोलते हैं, अगर आप कोस्टल एरिया की बात करें, समुद्र तट के आसपास की बात करें, तो वहां पर महासागरीय प्रभाव होता है, ओशनिक इफेक्ट, मतलब पानी बहुत जल्दी गर्म और ठंडा नहीं होता, पहली बात। जबकि जमीन जो होती है, लैंड सरफेस, बहुत तेजी से गर्म होती है और बहुत तेजी से ठंडी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी बहकर एक से दूसरी जगह जा सकता है। अगर कहीं का पानी गर्म हो गया तो दूसरी जगह से ठंडा पानी आ सकता है, अगर कहीं का पानी ठंडा हो रखा है तो दूसरी जगह से गर्म पानी आ सकता है बहकर। तो पानी का टेम्परेचर ऊपर नीचे भी पानी ट्रांसफर करता रहता है, ऊपर जाता है नीचे चला जाता है, तो ऊपर से नीचे तक गर्म होने में टाइम लगेगा और फिर ऊपर से अंदर तक पानी को ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो पानी का टेम्परेचर बहुत जल्दी अप डाउन नहीं करता। दूसरी चीज, कोस्टल एरिया के अंदर उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि हवाएं चलती हैं। तो जैसे मुंबई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, पूरे साल भर आप तापमान का देखेंगे। गुजरात में जो कोस्टल एरिया है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपको। वेस्ट बंगाल जो कोलकाता वगैरह है, वहां पर पूरे साल भर आप देखेंगे तो 30-35 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। जबकि कोलकाता जहां है, उन्हीं लैटिट्यूड के ऊपर, अक्षांश के ऊपर आप देखेंगे और भी बहुत सारे शहर हैं, जैसे रांची है, रायपुर है, भोपाल है, लेकिन यहां पर विंटर्स में बहुत सर्दी हो जाती है, क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ती है। तो और तीसरा कारण होता है, क्योंकि समुद्र के नजदीक होने से आपको ह्यूमिडिटी बहुत मिलती है, आर्द्रता बहुत मिलती है, तो कोस्टल एरिया के पेड़ पौधे अलग होंगे, ठीक है। तो और अगला है रिलीफ, मतलब वो पेड़ पौधे कहां हैं। जैसे मैं पश्चिमी घाट की बात करूं, भारत का अगर आप नक्शा देखते हैं तो इस तरीके से मैप है और यहां पर वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तरफ खूब बारिश होती है, लेकिन इधर बारिश नहीं होती। तो इस ढलान पर डेसिडुअस यानी पतझड़ वन मिलेंगे, और पश्चिमी ढलान जो है वेस्टर्न कोस्ट के आसपास, पश्चिमी तट के आसपास, यहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो रिलीफ मतलब कैसा है, पहाड़ी है, पठार है, मैदान है, ऊंचा नीचा है, वैली है। तो ऊंची नीची जो उच्चावच होते हैं जगह के, रिलीफ का मतलब उच्चावच जो होते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है नेचुरल वेजिटेशन पे, प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर। और आगे यहां बात की गई कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, मतलब प्राकृतिक वनस्पति हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो भाई बहुत सारी चीजें करती है। पहली चीज तो ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन जिससे हम सब लोग सांस लेते हैं, जिंदा ही नहीं बच पाएंगे, तो पेड़ पौधे होंगे तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी। इसके अलावा पेड़ों से और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें, जैसे पेड़ जो होते हैं अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, जिससे कि सॉइल का इरोजन नहीं होता, मिट्टी का कटाव नहीं होता। अगर जहां पेड़, जिसे कहते हैं डिफोरेस्टेशन, यानी वनों का अगर कटाव कर दिया तो वहां से अपरदन बहुत सारा होगा, मिट्टी बहकर चली जाएगी। हिमालय के ऊपर बहुत सारे ट्रीज को जब लोग काटते रहते हैं टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए, फर्नीचर के लिए, तो हिमालय में आप देखते हैं कितनी जगह लैंडस्लाइड्स होते हैं। जब बारिश का सीजन आता है तो बहुत सारी सड़कों के ऊपर जगह जगह पर मलबा गिर जाता है ऊपर से टूट के। वो इसलिए गिरता है क्योंकि ट्रीज को काट लिया, पेड़ों को काट लिया, वहां से उनकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं। तो जड़ों से जो मिट्टी बंध के रहती है, रूट्स पकड़ के रखते हैं मिट्टी को, वो खत्म हो गई, ओपन हो गई। तो लैंडस्लाइड्स वगैरह खूब होते हैं, तो इरोजन होता है। तो पेड़ मिट्टी को भी बचा कर रखते हैं, ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं। इसके अलावा हवा में अगर बहुत ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है, तो पेड़ अपना खाना बनाने के लिए CO2 को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी प्रदूषण की मात्रा भी वायु से कम होती है, पोल्यूशन कम करते हैं। इसके अलावा पेड़ों से हमें और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे गोंद मिलता है, लाख मिलता है, शहद मिलता है, जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, चारा मिलता है। लेकिन अंधाधुंध कटाई करने से पेड़ वायुमंडल को खराब हो जाएंगे, है ना, वायुमंडल खराब हो जाएगा पेड़ों की कटाई करने से। तो बहुत ज्यादा पेड़ नहीं काटने चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जहां भी जगह हो, वो अपनी अपनी जगह पर कुछ कुछ अपनी क्षमता के अनुसार 1, 2, 5 पेड़ लगाते रहें, ताकि आने वाली जनरेशंस को भी एक क्लियर वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस मिल सके, बढ़िया एनवायरनमेंट मिल सके। नहीं तो प्रदूषण बढ़ जाएगा और दिक्कत होगी। वाइल्ड लाइफ की यहां बात की गई है। बच्चों, जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वन हैं, उनके अंदर ही आप टाइगर को रख सकते हैं। टाइगर को आप सामने वाले पार्क में तो रख नहीं सकते, वहीं रहेगा ना। अब बड़े बड़े हाथियों के झुंड हैं, अगर हम खेतों में लाके छोड़ देंगे तो वो पूरा खत्म कर देंगे। तो जंगल हाथियों के लिए भी चाहिए। जो और भी जंगली जीव हैं, यानी जो वाइल्ड लाइफ होती है, वन्य जीव, उनके लिए वनों का होना बहुत जरूरी है। तो वनों को नहीं काटना चाहिए, नहीं तो वो जो वन्य जीव हैं वो खत्म हो जाएंगे। और वो कितने सुंदर होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं वहां पर। जैसे यहां पर बात की गई है टाइगर की, तो जैसे टाइगर बहुत सारी जगह मिलते हैं इंडिया में। अब तो बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हो चुके हैं, लेकिन जैसे बंगाल टाइगर है,
और टाइगर वैसे हमारा जो बाघ होता है वो राष्ट्रीय जीव भी है, और पिकॉक की बात की गई है यहां पर, मोर की जो राष्ट्रीय पक्षी है। दो चीजें इंफॉर्मेशन में वैसे बता दूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। जैसे रन ऑफ कच्छ है, कच्छ का रन गुजरात में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें दुनिया भर में केवल एक ही वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसके अंदर हमें वाइल्ड डोंकीज मिलते हैं, यानी जंगली गधे। वो जंगली गधे और कहीं नहीं मिलते, केवल गुजरात के रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। इसके अलावा जो एशियाटिक लॉयंस हैं वो गिर नेशनल पार्क गुजरात में मिलते हैं, जो काठियावाड़ पेनिनसुला के ऊपर है, काठियावाड़ प्रायद्वीप के ऊपर है। इसके अलावा भारत में कहीं भी जो बब्बर शेर होते हैं लंबे बाल वाले, वो और कहीं नहीं मिलते, केवल गिर फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। और एलिफेंट्स वगैरह के झुंड देखने हो तो या तो आपको साउथ इंडिया में जाना पड़ेगा, केरला के अंदर, या फिर कर्नाटक के अंदर, या तमिलनाडु के अंदर, जहां की वो जो नेशनल पार्क है उनमें खूब सारे एलिफेंट्स के झुंड मिल जाएंगे आपको। वन हॉर्न राइनासोर्स, एक सींग वाला गैंडा देखना है तो आपको असम के अंदर जाना होगा। वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। असम में कांजीरंगा और मानस नेशनल पार्क हैं जिनके अंदर आप हाथियों की झुंड देख सकते हैं, जंगली भैंस देखने को मिलती है बहुत बड़े साइज वाली जो बफेलो होती हैं, और एलिफेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में और बात की गई है कुछ न्यूज वगैरह के बारे में, कि भाई जैसे सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो ओडिशा के अंदर है, राजस्थान के अंदर है सरिस्का नेशनल पार्क, और सरिस्का बर्ड्स के लिए जाना जाता है, पक्षियों के लिए। तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स को देखना चाहते हैं, जहां साइबेरियन क्रेन भी आता है, पक्षी जो 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर से उड़ के आता है, तो वो आपको सरिस्का में मिल सकता है। और बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिलती हैं कि हमें वनों को बचाना चाहिए, वन्य जीवन को बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे और वन्य जीव ये जो हमारा क्लाइमेट होता है या एनवायरनमेंट होता है पूरा का पूरा उसको बैलेंस्ड रखते हैं, ठीक है। और आगे इस चैप्टर में कुछ खास तो नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चंस आंसर्स दे रखे हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो बच्चों वो होता है मौसिनराम, जो मेघालय के अंदर है। 1150 सेंटीमीटर से ज्यादा रेन होती है वहां पर। इसके अलावा जंगली बकरी और हिम तेंदुआ यानी जो वाइल्ड गोट होती है और स्नो लेपर्ड होता है वो आपको कहां मिलेगा, तो यहां ऑप्शन दे रखे हैं हिमालय में, जो पेनिनसुला है प्रायद्वीप या गिर वन में, तो हिमालय के अंदर मिलेंगे स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ और जो वाइल्ड गोट है वो। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहां बहती हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या होती है, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, यानी लैंड टू सी, सी टू लैंड और प्लेटी टू प्लेन। तो इसमें आएगा समुद्र से स्थल की ओर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि महासागर से, सागर से जमीन की तरफ हवाएं आती हैं, तभी उनके पास मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं और वो यहां पर आकर रेन करती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस और हैं। गर्मी के दिनों में गर्मी के दिन के समय शुष्क व गर्म पवन चलती है, उसको क्या कहते हैं, तो बच्चों वो होती है लू। इंडिया के अंदर जो लू होती है सूखी पवन होती है, बहुत गर्म होती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कौन से मौसम में अधिक वर्षा होती है, तो वो होता है विंटर सीजन। अभी मैंने आपको बताया कि लौटते हुए मॉनसून से यानी शीतकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। गुजरात के वन में निवास करते हैं। गुजरात के जैसे गिर वन है, गिर फॉरेस्ट है, उसमें एशियाटिक लॉयन मिलते हैं। एशियाटिक लॉयन यानी जो बब्बर शेर होता है वो केवल वहीं मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। अगला वीडियो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर होगा। जल्दी मिलता हूं आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। जुड़िए अगले वीडियो के लिए, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।